Hello friends, welcome to my channel Latest Learn Pharmacy. Today we'll discuss about the pharmacology unit first multiple choice question. In this video we cover half syllabus and another video or next video we cover about the pharmacokinetics all topic, because if we cover all the topic of first unit in one video then it will be very long to you, which may bore for you. ठीक है, तो then we start क्वेश्चंस. ठीक है, टू स्टडी व्हाट ड्रग डज विद द बॉडी, मतलब जो ड्रग होती है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फार्मेको थेराप्यूटिक्स या फार्मेकोडायनेमिक्स या फार्मेकोकाइनेटिक्स या बायोफार्मास्यूटिक्स. तो पहले इसका मतलब समझिए. जब फार्मेकोथेराप्यूटिक्स का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स जो जानवरों के ऊपर भी, प्लांट्स के ऊपर भी और ह्यूमन बॉडीज के ऊपर भी एक्शन शो करती है, उसको बायोफार्मास्यूटिक्स बोलते हैं. और फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो ड्रग होती है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन सा इफेक्ट शो करती है, कैसा इफेक्ट शो करती है, उसको फार्मेकोडायनेमिक्स कहते हैं. और फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, जैसे एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ईटीसी, इसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक. एंड बायोफार्मास्यूटिक्स में डाइवर्सिटी होती है. तो आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, फार्मेकोडायनेमिक, जिसका मतलब होता है कि जो ड्रग होती है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, दैट्स अंडरगोज फार्मेकोडायनेमिक. देन सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट बॉडी डज विद द बॉडी, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें जो बॉडी हमारी होती है वो ड्रग के साथ क्या रिस्पॉन्स देती है, सॉरी क्या करती है या रिस्पॉन्स देती है, तो उसके स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसके स्टडी को कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स. क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया फार्मेकोडायनेमिक्स किससे कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स किसको कहते हैं या फार्मेकोथेराप्यूटिक्स किसको कहते हैं. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा फार्माकोकाइनेटिक्स. देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट विल द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब फार्माकोलॉजी की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो किसी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट या पॉइजनस इफेक्ट मतलब डील करता है. तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेकोविजिलेंस या फार्मेकोजेनोमिक्स. तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आप उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो ड्रग कितनी इफेक्टिव है आपकी बॉडी के ऊपर. टॉक्सिकोलॉजी में उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट मतलब टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी पर क्या होगा. फार्मेकोविजिलेंस जो होता है वो मार्केट में दवा आ जाने के बाद पता करते हैं कि इस दवा का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. एंड फार्मेकोजेनोमिक्स. ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा टॉक्सिकोलॉजी आपका आंसर सही होगा. देन आएगा फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब फार्माकोलॉजी के फादर कौन थे? हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो कौन थे? जोनाथन पेरेरा. ये क्या थे? ब्रिटिश के निवासी थे जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द फार्माकोलॉजी. बहुत जगह आपको हिप्पोक्रेटिस लिखा मिलेगा, लेकिन जो हिप्पोक्रेटिस थे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के फादर थे. देन आता है जो हमारी एक बुक है पेंट साउ, मतलब पेन टी साउ रिटन बाई, मतलब जो पेन टी साउ बुक है वो किसके द्वारा रिटन की गई थी? तो वो हमारी चाइनीज बुक है, इसलिए जो हमारी बुक लिखी गई वो सान लुंग के द्वारा लिखी गई थी. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फर्स्ट फार्माकोग्नोसिस्ट, मतलब सबसे पहला फार्माकोग्नोसिस्ट कौन था, मतलब फार्माकोग्नोसी की शुरुआत किसने की थी? तो उसका जो आंसर होगा जोनाथन पेरेरा ही होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैनन ऑफ मेडिसिन, मतलब कहने का क्या है, द बुक ऑफ हीलिंग रिटन बाई, मतलब जो एक बुक का नाम है द बुक ऑफ हीलिंग, उसको किसके द्वारा रिटन किया गया था? तो ये एविसिना के द्वारा लिखा गया था. और ये कौन सी ड्रग, ये कौन सी बुक है? इस्लामिक बुक है. ठीक है. उसके बाद आता है हु रोट थ्री थ्री थ्योरीज या थ्री ट्रिटिज, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा एंड आयुर्वेदा, मतलब इस किसके द्वारा लिखा गया था? एविसिन. ये तो हमारे इस्लामिक थे तो इसका मतलब इनके द्वारा लिखा नहीं गया. ठीक है. मुनि आर्यस, मुनि यहाँ पर आर्यस है, तो ये मतलब जो ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा हिंदुस्तान से मतलब अपने भारत से रिलेट करता है और हिंदू धर्म की एक प्रमुख किताब भी है. तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा, मुनि आर्यना. ठीक है. हिप्पोक्रेटिस भी, एरिस्टोटल भी नहीं. द ड्रग व्हिच अफेक्ट द सिम्टम्स नॉट फॉर कॉजेटिव एजेंट, मतलब ऐसा मतलब ऐसे ड्रग का नाम बताइए कि जो केवल उसके सिम्टम्स को ट्रीट करती हो, ना कि उसको ट्रीट करते हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह से समझिए कि अगर आपको बाय द वे मान लीजिए कोविड हुआ, कोरोना हो गया, तो आपको बुखार आ रहा है. ठीक है. तो उस बुखार को आपको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग लेते हैं? क्यूरेटिव ड्रग तो लेंगे नहीं, क्योंकि क्योर का मतलब होता है उससे इलाज कर देना, प्रिवेंटिव का मतलब उसे प्रिवेंट करना. सिम्पटोमेटिक ड्रग, मतलब जो सिम्पटोमेटिक ड्रग होती है वो सिम्टम्स को मारती है, ना कि हमारे जो ओरिजिनल डिजीज. जैसे कोविड में बुखार आता है तो बुखार को कम करती है पैरासीटामॉल, ना कि वो कोविड को मारती है. तो ऐसे ड्रग को आप क्या बोलते हैं? सिम्पटोमेटिक ड्रग्स. ठीक है. एंड कॉन्सर्ट मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग जो होती है वो आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन का, जैसे आपको डिहाइड्रेशन हो गया या मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया. ठीक है. ईटीसी में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग यूज किए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्रग व्हिच यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट एंड मेंटेन दी हेल्थ. कहने का मतलब क्या है कि कोई जैसे आपकी कोई बीमारी है, जैसे आपको कोविड हो गया, तो कोविड के बाद आप बहुत कमजोर हो गए,
ठीक है। मतलब आप क्या होते कि कमजोर हो गए, तो उस कोविड को मारने के लिए, मतलब कोविड को रोकने के लिए कौन सी ड्रग का यूज करेंगे जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन हो जाए। हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग नहीं, क्योंकि हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग कब कब यूज करते हैं, जब हम मतलब एकदम वीक हो जाते हैं, हमारी जो मतलब नर्व इम्पल्स कम काम करने लगती है, हमारी जो बीपी होती है वो हमेशा लोअर पोजीशन में, मतलब एक शॉक में चले जाते हैं, तो हम हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग लेते हैं, जैसे रिवाइटल वगैरह हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई डिजीज है, हमको हल्का सा मतलब डिजीनेस लग रहा है, तो इसके लिए हम हेल्थ मेंटेनेंस दवा नहीं लेंगे और ना ही सिम्टोमेटिक लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे, प्रिवेंटिव ड्रग की जो हमको उससे प्रिवेंट करे। जैसे कोविड हो गया तो कोविड से प्रिवेंट होगा तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, मतलब हमारी जो हेल्थ होगी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रिवेंटिव ड्रग। उसके बाद क्वेश्चन आता है द ड्रग यूज टू डायग्नोज द डिजीज, मतलब ऐसी ड्रग जिसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। जैसे एग्जांपल का, आपको सांप ने काट लिया तो वहां पर आपको टाइटेनियम 140 या टाइटेनियम 131 का इंजेक्शन लगता है, तो वहां पर आपको खुजली होने लगती है, तो कौन सी हमारी हो गई, डायग्नोस्टिक ड्रग हो गई। तो ऐसी ड्रग जो डिजीज को डायग्नोस करती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव ड्रग तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, प्रिवेंटिव ड्रग भी नहीं बोलेंगे, डायग्नोस्टिक ड्रग उसको बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे सही है। तो आपको इस हिसाब से चलना है, मतलब हम हर एक क्वेश्चन में चार चार आंसर लेकर चल रहे हैं, चार चार क्वेश्चन उसके अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूरेटिव ड्रग क्या होते हैं। क्योर का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब इलाज होता है, तो जो मतलब इलाज, जो आप इलाज के लिए दवा यूज करते हो उसको क्या कहते हैं, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज या यूज टू मेंटेन योर हेल्थ। उस ये तो आपके हेल्थ मेंटेनेंस के लिए आ जाएगी। यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स, सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए आपकी प्रिवेंटिव ड्रग आ जाएगी। और यूज एज ए एंजाइम, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग आती है। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज, ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपको कोविड हो रहा है तो आप कोविशील्ड ले रहे हैं, कोवैक्सीन ले रहे हैं, तो आपके क्या है, क्यूरेटिव ड्रग है। वो क्या कर रहा है कि आपको कोरोना वायरस से क्योर कर रहा है, मतलब उसका इलाज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे ड्रग गिव एंजाइमेटिक एक्शन ऑन दी बॉडी। जैसे बाय द वे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में आप कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग यूज करते हैं। ना कि वहाँ पे कोई प्रिवेंटिव ड्रग यूज करेंगे, ना डायग्नोस्टिक ड्रग यूज करेंगे, ना सिम्टोमेटिक ड्रग यूज करेंगे। आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं उसके साथ रिएक्ट करके उसको सही करने की कोशिश करती है। उसके बाद आता है दी ऑप्शन इज नॉट सोर्स ऑफ द ड्रग, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ड्रग का सोर्स नहीं है। तो एनिमल्स ये आपका सोर्स है, मैरियंस भी, माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट भी है। तो इसमें से नन ऑफ दी एबव। फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको एक जानकारी के लिए बता दिया कि ये हमारे सोर्स ऑफ द ड्रग होते हैं। उसके बाद आता है एसेंशियल ड्रग्स आर, मतलब ड्रग्स जो होते हैं, मतलब एसेंशियल ड्रग क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग। वो तो सारी ड्रग लाइफ सेविंग हो, चाहे एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो, चाहे आपके मेडिकल पे मिलती हो चाहे आपके घर में रखी हो, सारे ऐसे ड्रग जो होती है वो लाइफ सेविंग ड्रग होती है। ड्रग दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जिस ऐसे उस ड्रग का जो मेन एम होता है वो आपको हेल्थ को क्योर करने का होता है, ना कि मतलब अदर पर्पज जैसे कमाने के लिए या ईटीसी के वगैरह के लिए। आप ऑप्शन जो सेकंड है वो सही होगा, ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ फॉर पॉपुलेशन। उसके बाद ड्रग्स आर मोस्ट प्रेजेंट इन इमरजेंसी, ये सब कोई जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर के बैग में लिखा हो, तो इसलिए डॉक्टर के बिना आपके घर में होना चाहिए। ड्रग लिस्टेशन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में तो बहुत सारी ड्रग्स लिखे कि आप सब उसको घर में नहीं रख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट मॉडल ऑफ द ईडीसी, मतलब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट मॉडल था वो कब आया था। ये आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है क्योंकि इस सब के बारे में हमारे एमसीक्यू में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा ईडीसी आया था 1977 में आया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें कितने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कितने मेडिसिन को शामिल किया गया था। तो 200 मेडिसिन को उसमें शामिल किया गया था और आया कब था, 1977 में। ठीक है, उसके बाद द लिस्ट ऑफ द ईडीसी रिवाइज आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, मतलब जो हमारी ईडीसी एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट होती है कितने सालों के अंतराल में उसको रिवाइज किया जाता है, मतलब उसको चेंज किया जाता है। तो उसका आंसर होता है 2 साल, मतलब हर 2 साल में जो ईडीसी की लिस्ट होती है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राइटेरिया व्हिच नॉट फॉर द ईडीसी, मतलब जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे जो आप अपने घर में जो दवाई रखें उसका कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो जहर नहीं होने चाहिए, पॉइजनस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपसे एक ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन आपसे ईजी पूछेगा। तो उसमें आप देख सकता है कि लो कॉस्ट, मतलब ये उसका क्राइटेरिया है कि कॉस्ट लो उसकी होनी चाहिए, सही है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द ड्रग शुड बी बेटर, मतलब जो ड्रग की क्वालिटी ये भी आपके लिए सही है। उसके पैटर्न ऑफ द प्रीवैलेंट, जो प्रीवैलेंट मतलब जो उसका यूज कर रहे हैं उसका पैटर्न सही होना चाहिए। देन ड्रग शुड बी इंडिविजुअल डोसेज फॉर्म, मतलब वो ऐसे ड्रग होने चाहिए कि जो केवल एक ही लोग के लिए काम आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी ड्रग होनी चाहिए कि जो सभी के लोगों के लिए काम है, उसी को एसेंशियल ड्रग मेडिसिन में रखा जाता है। जैसे बाई चांस आपको
मतलब समझिए पॉइजन है, तो पॉइजन किसी एक इंडिविजुअल, जैसे पॉइजन को तो आप रख नहीं सकते हैं, ठीक है। या जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल है, तो पैरासीटामॉल किसी एक इंडिविजुअल लोग के लिए तो होती नहीं, वो सभी के लिए होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड होगा, ये ड्रग शुड बी इंडिविजुअल डोसेज फॉर्म, ये आपका यहाँ पे सही होगा कि ये क्राइटेरिया है जो ईडीसी का आ नहीं है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। तो विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शो 100% बायोबिलिटी, मतलब कौन सा रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का 100% बायोबिलिटी शो करता है, तो उसका जो आंसर है वो इंट्रावेनस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसको अवॉइड कर देते हैं। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जिसमें हमारे जीआईटी सिस्टम होते हैं वो उसके में भाग लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म ईटीसी में भाग लेते हैं। मतलब जैसे इसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन ईटीसी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। और वो होता है आईवी, क्योंकि जब इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो हमारे जीआईटी में नहीं जाता, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, जहाँ उसको एक्शन शो करना होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होगा आईवीज। ओरल होता है तो उसमें डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन होता है। सबलिंगुअल एक टॉपिकल है, रेक्टल आप उस तुरंत रैपिड एक्शन नहीं देता जितना कि आईवी रैपिड एक्शन देखता है। उसके बाद आता है फैक्टर दैट अफेक्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली तो आप ये सब जानते होंगे कि अगर आपको कोई डिजीज है तब भी इफेक्ट करेगा, जैसे ठीक है, जैसे आपको डर्मेटोलॉजिकल डिजीज है तब भी आपको इफेक्ट करेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि उसमें से कोई भी आ जाए। और यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ द माइंड भी काम करना चाहिए कि अगर हम किसी किसी ऐसी चीज़ से ग्रसित हो गए हैं कि जो कि हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग को अफेक्ट कर सकता है, तो जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, जैसे उस ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है वो भी इफेक्ट करेगी। साइट ऑफ द एक्शन, उसको कहाँ पर एक्शन शो करना है वो भी इफेक्ट करेगा। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जैसे बाय द किसी डिजीज से वो मतलब ग्रसित है तब भी उसका कहाँ पे एडीसी जो मतलब सॉरी रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो फैक्टर अफेक्टिंग की तरह काम करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ये चौथा ऑल ऑफ अबव सही होगा। तो आपसे किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है वो, तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, यहाँ से वो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन रिलेट इसी से ही करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है द ड्रग द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो कि डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ईटीसी वगैरह दिखाते हो। तो ओरल रूट से आप कोई भी ड्रग लेंगे, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा लेकिन डिसोल्यूशन होगा। तो हमारे किस में आ गई, हमारे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में आ गई। वहीं पर टैबलेट का पार्ट डिसोल्यूशन भी होता है, डिसइंटीग्रेशन भी होता है, तो इसलिए उसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म शो करता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि द रूट ऑफ द डेफिनेशन शो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, तो आपका क्या हो जाएगा ओरल रूट, क्योंकि पैरेंटल रूट आपका नहीं शो करेगा। टॉपिकल रूट आप जैसे मतलब स्किन पे लगाते हैं तो उसमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। इनहेलेशन रूट जैसे आप जो अस्थमा होता है तो उसमें भी आपके जीआईटी में नहीं जाती, डायरेक्ट लंग्स में चली जाती है। तो जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है ओरल रूट में फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। उसके बाद आता है द स्टेप ऑफ द फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म इज नॉट, मतलब कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपके फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है। तो डिजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड डाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा डिजोल्यूशन, क्योंकि ये आप डायरेक्ट इनहेल करते हैं, आपके जीआईटी में नहीं जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन तो सो ही होगा, फार्माकोलॉजिकल, एंजाइमेटिक रिएक्शन भी होगा। उसका डाइजेशन, कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग डाइजेशन, मतलब ये मत समझिए कि उसका इंटेस्टाइन से डायरेक्ट वहां से मत समझिए, यहाँ से आप ऐसे समझिए कि जब उस ड्रग का इफेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उसका डाइजेशन भी करना, उसको तोड़ना भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे सीधा डिजोल्यूशन ही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसा कौन सा रूट है कि जो आपके सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। तो ओरल रूट ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे टैबलेट लेते हैं, चाहे कैप्सूल लेते हैं, या कोई भी सिरप लेते हैं। रेक्टल रूट तो बहुत ही मतलब इमरजेंसी में आप लेते हैं। सबलिंगल रूट भी आप बहुत टॉपिकली लेते हैं, जब आपके म्यूकोसा के समय कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इंजेक्शन आप उतना जल्दी लेना सुटेबल नहीं करते, मतलब उतना जल्दी लेना नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ पे मतलब अगर आपको कोई डिजीज हुई तो आप सीधा सोचते हैं कि हमको टेबलेट ही मिले, इंजेक्शन ना लगे, ठीक है। इन एडिशन टू तो सो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन व्हिच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज, मतलब ऐसा मतलब जब इंट्रावेनस रूट हमारा फेल हो जाता है तब हम किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करते हैं। नजल इंसफलेशन, मतलब नजल के द्वारा, इनहेलेशन, सबलिंगुलर, ट्रांसडर्मल। मतलब इसका जो ऑप्शन आपका सेकंड है इनहेलेशन, वो यूज करते हैं। क्योंकि जब आप मतलब क्या होता है कि जब आईवी फेल हो जाता है, जैसे आपकी सांस फूलने लगी तो वहाँ पर आईवी फेल हो गया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा आप अपने ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए इनहेलेशन कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको एक जनरल टर्म के लिए बता रहा हूँ। सम रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पाथवे, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स पाथवे हैं जैसे सबकुटेनियस जो आपके पिछवाड़े पे लगता है, इंट्राथिकल हो गया, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर हो गया जैसे आपके जो घुटने में लगता है, पेरिटोनियल जो आपकी नाभि में लगता है, इंट्रा आर्टिकुलर हो गया, इंट्रा डर्मल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है द वॉल्यूम ऑफ द आईएम, मतलब जो इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी ड्रग का, वो मैक्सिमम अमाउंट में कितने दे सकते हैं आप। तो इसका जो अमाउंट होता है वो
10 ml के करीब में होता है, मतलब 10 ml से आप ऊपर नहीं दे सकते हैं, 10 ml तक ही दे सकते हैं। उसके बाद आता है द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द स्टर्नम, मतलब कौन सा ऐसा रूट है जो हमारे स्टर्नम में लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामेडुलरी, ठीक है। उसके बाद द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैरीज हायर रिस्क ऑफ द एडीआर, मतलब हम किस रूट ऑफ ड्रग से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देते हो हायर रिस्क करता है हमारा, जो देखिए इंट्राथिकल है तो उतना तो जल्दी हमारा असर नहीं करेगा, आईए में इंट्रामस्कुलर है वो भी उतना जल्दी नहीं शो करेगा, लेकिन जो हमारा आईवी है मतलब इंट्रावेनस, देखते हैं कि जैसे आपको इंजेक्शन लगा ही नहीं तैसे आपके कहीं कहीं जैसे डेकाडान लगा दिया जाता है तो आपको खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो क्या कहता है रैपिड एक्शन शो करता है, मतलब एडवर्स एक्शन जो उसका होता है वो रैपिड शो होता है। उसके बाद आते हैं ड्रग व्हिच पॉजेसेस हायर एफिनिटी एंड मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या इसको इस तरह से पूछा सकता है कि द ड्रग व्हिच शो सिमिलर इफेक्ट टू द इंडोजेनस सब्सटेंस, मतलब ऐसी ड्रग जिसका जो एफिनिटी होती है वो हायर होती है, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो भी सेम एज जो हमारे इंडोजेनस सब्सटेंस होते हैं वो सेम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन हो गया, ठीक है, इंसुलिन क्या आपका इंडोजेनस सब्सटेंस है जो आपकी बीटा सेल से निकलता है, तो आपको क्या कहता है ब्लड ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। वहीं जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं, लेकिन वो भी इंसुलिन क्या करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ही करता है। तो ऐसे ड्रग को आप मतलब इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, ऐसी ड्रग को क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव तो सारी ड्रग्स होती हैं, इसको बोलेंगे आप एगोनिस्ट, ठीक है, मतलब एगोनिस्ट इंडोजेनस सब्सटेंस की तरह ये हमारी काम करती है। और एंटागोनिस्ट क्या होता है कि उसके एक्शन को विपरीत कर देती है, मतलब ब्लॉक कर देते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग तो सारी ड्रग्स होती हैं। उसके बाद आता है द प्रोसेस इन व्हिच द ड्रग ब्लॉक द बाइंडिंग साइट एंड एंटागोनाइज द एक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर प्रोसेस पूछी जा रही है ना कि कोई ड्रग के बारे में पूछी जा रही है। तो ऐसे कौन से प्रोसेस है जिसमें जो रिसेप्टर साइट होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एंड दो ड्रग का एक्शन उसको एंटागोनाइज मतलब रिवर्स कर दिया जाता है। तो एगोनिस्ट अभी जस्ट बना कि उसका एक्शन आपके शो होगा। एंटागोनिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर होता क्या है कि आपकी जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और जो आपके मेन जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसको इलिमिनेट किया जाता है। एडिटिव इफेक्ट आपका अलग हो जाता है, टॉलरेंस आपका अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है द रिसेप्टर व्हिच प्रेजेंट एट द बाइंडिंग जंक्शन, ऐसे रिसेप्टर जो बाइंडिंग रिसेप्टर पे प्रेजेंट तो होते हैं बट एक्चुअली नो ड्रग इंटरेक्शन से, लेकिन वहाँ पे कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है। मतलब वो क्या होते हैं कि मतलब एक हिसाब से मान लीजिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मतलब एक्स्ट्रा के लिए होते हैं कि अगर बाय द मेन अगर हमारा खराब हो गया तो हमारा ये जैसे डांसर होते हैं तो एक मेन डांसर उसके पीछे सारे डांसर लगे, लेकिन जो हमारी नजर जाती है मेन डांसर के ऊपर जाते हैं ना कि बैक डांसर के ऊपर। तो उसी प्रकार से रिसेप्टर होते हैं कि जो वहाँ पर हमारे जो बाकी रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग से इंटरेक्ट नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर, ठीक है। उसके वहाँ पर आपको ऑप्शन ऐसे भी मतलब माइंड डाइवर्स करने के लिए फार्माकोलॉजी की इन एक्टिव रिसेप्टर ऐसा भी आपसे कहा जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। वहीं पर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आता है। उसके बाद 31वां जो क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस मैकेनिज्म इन व्हिच पेशेंट टोटली डिपेंड ऑन द ड्रग फॉर एवरी टाइम बट हार्मफुल फॉर देम, मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें हम उस ड्रग के प्रति एकदम आदी हो जाते हैं, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और ये जानते हुए कि वो हमारे हार्मफुल है, तो उस ड्रग को आप क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ड्रग डिपेंडेंस या ड्रग एडिक्शन या ड्रग टॉलरेंस या ड्रग, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे ड्रग डिपेंडेंस बोलेंगे या ड्रग एडिक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ड्रग एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता है। यहाँ पर एक टर्म यहाँ से आप पकड़ लें हार्मफुल, ठीक है, जो आपकी जो फिजियोलॉजी होती है वो चेंज कर देता है, ठीक है, ना कि साइकोलॉजिकली। तो जो ड्रग डिपेंडेंस होता है वो आपके लिए जरूरी होता है, मतलब वो आपके लिए हार्मफुल हो या ना हो लेकिन आपके लिए जरूरी होता है। लेकिन जो ड्रग एडिक्शन होता है वो आप लेते हैं लेकिन वो जानते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद आता है द मैकेनिज्म इन व्हिच ड्रग विल बी एसेंशियल फॉर द पेशेंट, विदाउट इट पेशेंट डज नॉट फील गुड, मतलब क्या कहते हैं साइकेट्रिक डिजीज हो जाती है। जैसे अगर आपने नहीं लिया तो आप गुड फील नहीं करेंगे, जैसे इंसुलिन आपने नहीं लिया तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आप क्या उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस, ना कि ड्रग एडिक्शन, ना ड्रग एब्यूशन ना ड्रग टॉलरेंस, ठीक है। द ड्रग इन व्हिच पेशेंट नीड हायर अमाउंट ऑफ ड्रग आफ्टर सम टाइम, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आपको बुखार है, आपने 7 दिन तक पैरासीटामोल ली 500 mg की, ठीक है, तो आपने जैसे ही 8वें दिन ली तो आपको बुखार नहीं उतरा, तो आपने क्या किया उसके 150 mg डोज बढ़ा दी, ठीक है। तो जो 150 mg डोज बढ़ा दी तो आपका क्या हो गया बुखार उतर गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ समय के पश्चात हमें जो ड्रग की डोज होती है उसको बढ़ानी पड़ती है फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। वहीं टैकीफाइलेक्सिस होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब जो टॉलरेंस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब काफी समय के लिए। और जो टैकीफाइलेक्सिस होता है वो जैसे आज आप खाए हैं तो 8वां दिन आपने डोज बढ़ा दी, उसके बाद आपका बुखार ठीक हो गया, उसके बाद फिर कभी आपको बुखार रखा तो आपको 500 mg पैरासीटामोल ही काम करेगी, उसको बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। उसके बाद आता है शॉर्ट टाइम टॉलरेंस, अभी बताया टैकीफाइलेक्सिस, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा है द एडवर्स
रिएक्शन ऑफ द पार्टिकुलर ड्रग ऑन इंडिविजुअल पेशेंट, मतलब ऐसी मतलब कोई ड्रग है, उस ड्रग का एडवर्स रिएक्शन आपके ऊपर शो कर रहा है, लेकिन वो सभी के ऊपर शो नहीं कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एलर्जी। एलर्जी नहीं, क्योंकि एलर्जी सभी के ऊपर शो करती है। ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज का मतलब जो ड्रग का एडवर्स रिएक्शन होता है वो हो सकता है। ड्रग इंटॉलरेंस तो अभी जस्ट आपने बताया कि वो सभी के ऊपर हो सकता है, लेकिन जो इडियोसिंक्रेसीज वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर होती है। जैसे किसी किसी को अखरोट खाने की वजह से जुकाम हो जाता है या रैसेस निकल आते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है? इडियोसिंक्रेसीज है। उसके बाद द कंडीशन इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉज शॉर्ट टाइम इन्फ्लामेशन अनडिजायरेबल एसेंट, तो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हमारे क्या होता है? एलर्जी होती है, ना कि इडियोसिंक्रेसी हो, तो सभी में हो सकती है। उसके बाद आता है द प्रोसेस इन विच ड्रग विद विड्रॉल विदाउट मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी, मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर हम ड्रग को विड्रॉल करते हैं जब बिना उसकी मेटाबोलाइजेशन होने से पहले। जैसे एग्जांपल के हमने दारू पी ली या कोई भी नारकोटिक ड्रग खा ले, तो उसको आपको विड्रॉल करना है, तो मेटाबोलाइजेशन तक आप नहीं रोक सकते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसका क्विज आपको कल शाम तक आपको या कल तक आपको मिल जाएगा, आपको सॉल्व करना है, और ये हमें आपको रिजल्ट भी पब्लिश करूंगा ग्रुप में कि किसने कितने मार्क्स पाए हैं। फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स एमसीक्यूज के साथ।